तो देखिएगा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेस इन विच द न्यू सब्सटेंसेस विद द न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। तो केमिकल रिएक्शंस वो प्रोसेस होते हैं जिसमें नए सब्सटेंसेस नई प्रॉपर्टीज के साथ में बनते हैं। आपने ये कुछ सुना होगा इससे पहले भी, अगर आपको याद हो, जब आपने क्लास 9th में केमिकल चेंजेस पढ़े थे तो उसमें भी आपको सेम यही डेफिनेशन बताई गई थी कि केमिकल चेंजेस जो होते हैं वो आपके ऐसे प्रोसेस होते हैं जिसमें नए सब्सटेंसेस न्यू सब्सटेंसेस न्यू प्रॉपर्टीज के साथ में फॉर्म होते हैं। तो आपको बता दें वो केमिकल चेंजेस को हम केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं, तो इसलिए दोनों की डेफिनेशन यहाँ पे सिमिलर है। Chemical reactions involves chemical changes. During chemical reaction, a rearrangement of atoms takes place between the reacting substance to form the new substances, having entirely different properties. तो होता क्या है, जब भी कोई केमिकल चेंज होता है या कोई केमिकल प्रोसेस होता है तो उसमें जो सब्सटेंसेस होते हैं, जो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस होते हैं, डेट मीन जो आपस में रिएक्ट करते हैं, उनके बीच में एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है, जिसकी वजह से जो है नए आपके प्रोडक्ट नई प्रॉपर्टीज के साथ में बनते हैं। तो जो भी सब्सटेंस आपस में रिएक्शन करते हैं तो उनके बीच में एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है, या तो उनके एटम्स आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, ये एक के एटम से कुछ एक सब्सटेंस के से कुछ एटम निकलकर जो है दूसरे सब्सटेंस जाकर ऐड हो जाते हैं। तो एक तरीके से दोनों रिएक्टिंग सब्सटेंस के बीच में एटम्स का रीअरेंजमेंट वहाँ पे देखा जाता है, जिसकी वजह से नए सब्सटेंसेस बनते हैं नई प्रॉपर्टीज के साथ में। जैसे मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे दूं, H2 प्लस O2 इक्वल टू H2O। ठीक है, ये एक सिंपल सा केमिकल प्रोसेस आपको बताया, हालांकि केमिकल रिएक्शन नहीं है, ये केमिकल इक्वेशन है जो हमने लिखी है। रिएक्शन और इक्वेशन का डिफरेंस आपको आगे चल के हम बताएंगे, लेकिन आपको समझाने के लिए जैसे हमने बोला कि केमिकल रिएक्शन में होता क्या है कि एटम्स का जो है रीअरेंजमेंट होता है। तो आप देख सकते हैं H2 और O2 ये दोनों रिएक्टिंग सब्सटेंसेज हैं। ठीक है, जब ये रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, इनके एटम्स का रीअरेंजमेंट होगा। रीअरेंजमेंट का मतलब या तो जैसा हमने बोला कि इनके एटम्स आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, या ये आपस में ऐड हो सकते हैं, या एक में से कुछ एटम निकल के दूसरे में जाकर ऐड हो सकते हैं, तो कुछ भी वहां पर देखा जा सकता है। तो इन दोनों के बीच में एटम्स का रीअरेंजमेंट हुआ, जिसकी वजह से यहाँ पर नया सब्सटेंस जो है नई प्रॉपर्टीज के साथ में बना है। क्योंकि जो सब्सटेंस यहाँ पर बनकर आया है H2O, आप देख सकते हैं इसकी जो प्रॉपर्टी होंगी रिएक्टिंग सब्सटेंस से एंटायरली डिफरेंट होगी। तो डेट्स वाई यहाँ पे बोला गया है कि केमिकल रिएक्शंस में आपके ऐसे केमिकल चेंजेस होते हैं जिसमें रिएक्टिंग सब्सटेंसेस के बीच में एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है और नए सब्सटेंसेस नई प्रॉपर्टीज के साथ में बनते हैं। तो केमिकल रिएक्शन में होता क्या है कि जो आपके ओल्ड केमिकल बॉन्ड्स होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, जो कि रिएक्टिंग सब्सटेंस के बीच में होते हैं वे केमिकल बॉन्ड वहाँ पे ब्रेक हो जाते हैं और नए केमिकल बॉन्ड बनते हैं, और जिसकी वजह से नए सब्सटेंसेस वहाँ पे फॉर्म होते हैं। तो ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन एटम्स ऑफ तो ये बता, ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट। तो केमिकल रिएक्शन में कभी भी ऐसा नहीं होता कि किसी एलिमेंट का एटम दूसरे एलिमेंट के एटम में चेंज हो जाए, सिर्फ वहाँ पे एटम्स के बीच में रीअरेंजमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, ये इसको कहने का मतलब ये है कि अगर सपोज कीजिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वहाँ पे अगर रिएक्शन कर रहे हैं तो वहाँ पे जो सब्सटेंस बनेगा उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्रेजेंट होंगे। ऐसा नहीं होगा कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्शन करेंगे तो वहाँ पे नाइट्रोजन बन जाएगा, क्योंकि कभी भी किसी एलिमेंट का एटम जो है दूसरे एलिमेंट के एटम में कन्वर्ट नहीं होता है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर ये बता रहे द सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, जो आपस में रिएक्शन करते हैं, उन्हें बोला जाता है रिएक्टेंट्स। और साथ ही साथ न्यू सब्सटेंसेस प्रोड्यूस एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। और केमिकल रिएक्शन होने के बाद एज ए प्रोडक्ट जो हमें नए सब्सटेंसेस मिलते हैं उनको प्रोडक्ट बोला जाता है। तो पीछे जो हमने आपको एग्जांपल बताया था हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू वाटर, तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होंगे वो आपके रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हैं, तो दैट्स वाई वो रिएक्टेंट कहलाएंगे। लेकिन वाटर क्योंकि नया सब्सटेंस है, वो आपको एज ए रिजल्ट मिला है वहां पर रिएक्शन से, तो उसको प्रोडक्ट बोला जाएगा। तो केमिकल रिएक्शंस में जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। द प्रोडक्ट जस्ट फॉर्म्ड हैव द प्रॉपर्टी विच आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द रिएक्टेंट। और प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो रिएक्टेंट से एंटायरली डिफरेंट होती हैं। एक एग्जांपल यहाँ पर लेकर आपको हम समझा देते हैं। तो कह रहे हैं कि वी मैग्नीशियम एक सिल्वरी वाइट मेटल है। मैग्नीशियम मेटल जो है आपकी साइंस की लेबोरेटरी में वो मैग्नीशियम रिबन की फॉर्म में या मैग्नीशियम वायर की फॉर्म में अवेलेबल होता है। तो लेट अस स्टडी द केमिकल रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद द ऑक्सीजन ऑफ एयर। तो यहाँ पर हम स्टडी करेंगे केमिकल रिएक्शन की मैग्नीशियम की, जब वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करेगा तब उसके उनके बीच में जो केमिकल रिएक्शन होगी वो किस तरीके से होगी। तो when a magnesium ribbon is heated, it burns in air with a dazzling white flame to form a white powder called magnesium oxide.
ऑन हीटिंग ए मैग्नीशियम कंबाइंस विद ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये बता रहे हैं कि जब हम मैग्नीशियम रिबन को या मैग्नीशियम वायर को हीट करते हैं एयर में, तो वो जल जाता है और जलने पर एक बहुत ही वाइट सी फ्लेम वहाँ पे निकलती है, बहुत तेज वाइट सी फ्लेम वहाँ पे निकलती है और वो जलने के बाद एक वाइट पाउडर में चेंज हो जाता है। ठीक है, इट मीन्स मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करता है तो वहाँ पर एक वाइट पाउडर बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इस प्रोसेस को लिखा गया है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू में मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो है ये आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, तो इट मीन्स ये कहलाएंगे आपके रिएक्टेंट्स। और मैग्नीशियम ऑक्साइड आपको रिएक्शन के एज ए रिजल्ट मिला है तो उसको बोला जाएगा प्रोडक्ट। ठीक है, द बर्निंग ऑफ द मैग्नीशियम इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो ये जो आपके सामने लिखा गया है वो एक केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो क्लास 9th में आपने सिर्फ केमिकल चेंजेस पढ़े थे, उन केमिकल चेंजेस को आपने किसी इक्वेशन के जरिए उनको रिप्रेजेंट नहीं किया था, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इस केमिकल चेंज में जो रिएक्टिंग सब्सटेंस थे और जो प्रोडक्ट थे उनको वहाँ पर मेंशन किया है। ठीक है, तो इस वजह से ये जो आपका जो लिखने का तरीका है उसको बोला जाता है केमिकल रिएक्शन। तो जब हम किसी केमिकल चेंज को, केमिकल प्रोसेस को तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं तो उसको केमिकल रिएक्शन बोला जाता है। तो ये वहाँ पर इसी केमिकल रिएक्शन को शो किया गया है। इसके बाद देखिएगा इसमें, तो अभी तक हमने डिस्कस किया केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो आपको बताया गया था केमिकल रिएक्शन आपके ऐसे केमिकल प्रोसेस हैं जिसमें नए सब्सटेंसेस नई प्रॉपर्टीज के साथ में बनते हैं। तो रिएक्टेंट क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होते हैं आपको बताया गया, और किसी केमिकल रिएक्शन का आपको एग्जांपल दिया गया। हमने एग्जांपल में डिस्कस किया था मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न करते हैं हम लेबोरेटरी में तो बहुत ही वाइट सी फ्लेम के साथ में जलता है और एक वाइट पाउडर में वो चेंज हो जाता है। तो इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी हम मैग्नीशियम वायर को बर्न करते हैं तो उसको बर्न करने से पहले हमें इसे सैंड पेपर से क्लीन करना पड़ता है। हम इसको डायरेक्टली वहाँ पे बर्न नहीं कर सकते हैं। होता क्या है कि जब मैग्नीशियम रिबन को कुछ समय तक के लिए रखा जाता है तो उसके ऊपर एक बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर डिपॉजिट हो जाती है, और जब बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाती है तो अगर हम उसको बर्न करने जाएंगे तो आसानी से नहीं जल पाएगा या वो सफिशिएंटली या प्रॉपर्ली वहाँ पे बर्न नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले हमें उसे सैंड पेपर से बर्न करना होता है। तो so before burning in air, the magnesium ribbon is cleaned by the rubbing with the sandpaper. This is done to remove the protective layer of the basic magnesium carbonate from the surface of magnesium ribbon. तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले उसे सैंड पेपर से क्यों रब किया जाता है, उसे सैंड पेपर से क्यों क्लीन किया जाता है। इसलिए किया जाता है क्योंकि मैग्नीशियम रिबन के ऊपर बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की एक लेयर होती है, तो उस लेयर को हटाने के लिए ही जो है सैंड पेपर से रब करना होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे की तरफ आपको कुछ केमिकल चेंजेस बता रखे हैं जो आपने क्लास 9th में भी डिस्कस किए थे, पढ़े थे। तो ये बता रहे हैं सभी के सभी केमिकल चेंजेस जो केमिकल रिएक्शंस में ही इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शंस। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है कि अगर कहीं पर भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो हम किस तरीके से पहचानेंगे कि वहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन जो है हुई है। ठीक है, हमारे पास ऐसे कौन से तरीके होंगे जिससे हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हाँ भाई इस प्रोसेस के अंदर जो है केमिकल रिएक्शन जो है वो देखी गई है या केमिकल रिएक्शन वहाँ पर हुई है। तो उसी के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। इन द केमिकल रिएक्शन द substances known as the reactants are converted into the new substances called the product। ये तो आपको बताया गया कि केमिकल रिएक्शंस में जो सब्सटेंसेस होते हैं, स्क्रीन अगर हाफ आ रही है तो एक बार आप प्लीज एग्जिट करके वापस एंटर कर लीजिएगा, हो सकता है कि वहाँ पर वो पूरी आ जाए, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि सभी के साथ ये प्रॉब्लम आ रही होगी, वो इंडिविजुअली आपके साथ ये प्रॉब्लम आ रही होगी कि स्क्रीन हाफ आ रही है। तो एक बार आप लेफ्ट करके जो है वो दोबारा से इन करके देख लीजिएगा। किसी को अगर कुछ भी पूछना है तो जैसे हमने बोला कि आप प्लीज जो है अपने क्वेश्चन को मैसेज के थ्रू डाल दीजिएगा। ठीक है, तो मैं आपके क्वेश्चन को बीच में लेता रहूंगा, क्योंकि बीच बीच में मैं अभी आपको नहीं लूंगा, मैं पूरा अपने टॉपिक जो आज का कंटेंट है पहले आपको बता देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद फिर हम आपके ओरल क्वेश्चन आंसर्स को वहाँ पर में कंसिडर करेंगे। ठीक है ना, अभी फिलहाल अगर आपको कुछ भी पूछना है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप अपने क्वेश्चन को मैसेज के जरिए आप मुझे पोस्ट कर सकते हैं। मतलब भाई वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम साथ साथ रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, तो डेट्स वाई आपको प्रॉब्लम ना हो जब नेक्स्ट टाइम आप वीडियो देखें तो आपके लिए भी थोड़ा सा स्मूथनेस वहाँ पे बनी रहे, तो इस वजह से ऐसे किया जा रहा है। आप अगर मुझे कहोगे तो मैं तो उसको भी आपको भी इंक्लूड कर लूँगा। तो देखिए हम बात कर रहे थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में। तो आपको बताया गया कि केमिकल रिएक्शंस में जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, द
the conversion of reactants into product in a chemical reaction is often accompanied by the some feature which can be observed easily। और ये बता रहे हैं जब reactants product में change हो जाते हैं, transform हो जाते हैं किसी chemical reaction में, तो इनको हम कुछ ऐसे आसानी से ऑब्जर्व होने वाले फीचर से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो वहां पर ऐसे कुछ फीचर्स होते हैं जिनको आसानी से ऑब्जर्व किया जा सकता है। The easily observable features which take place as a result of chemical reactions are known as the characteristic chemical reaction। तो ये बता रही है जो आसानी से ऑब्जर्व होने वाले जो फीचर्स होते हैं, जो चेंजेस होते हैं, जो किसी केमिकल रिएक्शन में देखे जा सकते हैं, केमिकल रिएक्शन में एज ए रिजल्ट वो देखे जा सकते हैं, तो उनको बोला जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, किसी केमिकल रिएक्शंस में ऐसे आपके इजीली ऑब्जर्वेबल फीचर्स, ठीक है, ऐसे फीचर जिनको आसानी से देखा जा सकता है, समझा जा सकता है, तो उन्हीं को बोला जाता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। दैट मीन्स ये जो आपके फीचर्स होते हैं, ये जो बातें होती हैं, वो केमिकल रिएक्शन में जरूर देखी जाती है। इनमें से कोई ना कोई आपके चेंजेस वहां पर आपको देखने को जरूर मिलता है। फीचर्स क्या है या चेंजेस क्या है, वो एक ही बात होगा। वे कौन कौन से फीचर्स हैं वो देखिएगा। सबसे पहले इसमें बता रहा है क्या, एवोल्यूशन ऑफ गैस, कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो देखा जा सकता है कि वहां पर कोई ना कोई गैस इवॉल्व होगी, और गैस के एवोल्यूशन से हम बता सकते हैं कि वहां पर केमिकल रिएक्शन हुई है। सभी में नहीं होगी, मतलब कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसी होती है जिसमें गैस का एवोल्यूशन होता है। या ये होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो हो सकता है कि वहां पर कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाए। ठीक है, प्रेसिपिटेट क्या होता है वो हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। चेंज इन कलर, कभी कभी कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं कि वहां पर कलर के अंदर चेंज देखा जाता है कि जो आपके रिएक्टिंग सब्सटेंस है उनका कलर आपका रेड था या ऑरेंज था या कोई भी कलर था, लेकिन रिएक्शंस के बाद में उनका कलर बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो केमिकल रिएक्शंस के बाद कलर चेंजेस भी देखे जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद चेंज इन टेम्परेचर, कभी कभी केमिकल रिएक्शंस में ऐसा होता है कि टेम्परेचर के अंदर भी चेंज देखा जाता है कि जब स्टार्टिंग में तो टेम्परेचर आपका मतलब जो सब्सटेंसेस थे उनका टेम्परेचर बहुत ही लो था, दैट मींस जो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस थे वो काफी ठंडे थे, लेकिन रिएक्शंस के बाद में एकदम से टेम्परेचर वहां पे बढ़ जाता है और प्रोडक्ट का जो टेम्परेचर है वो एकदम से बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। या उसका उल्टा भी हो सकता है कि जो रिएक्टिंग सब्सटेंस थे आपने उसको हीट किया था, दैट मींस वहां पर आपने हीट की सप्लाई की थी, जिसकी वजह से वहां पर टेम्परेचर इंक्रीज हो गया था, लेकिन जब प्रोडक्ट बना तो उसकी वजह से वहां पर टेम्परेचर काफी डाउन हो जाता है और होता है कि प्रोडक्ट वहां पे काफी ठंडा सा भी फील होता है। तो टेम्परेचर के अंदर चेंजेस भी देखे जा सकते हैं। और चेंज इन स्टेट, तो कभी कभी किसी केमिकल रिएक्शन में आपके जो सब्सटेंसेस होते हैं उनके फिजिकल स्टेट में भी चेंज होना देखा जा सकता है। दैट मीन्स आप जो रिएक्टेंट्स आप लेके चल रहे थे, हो सकता है वो दोनों सॉलिड हो, लेकिन रिएक्शंस के बाद में वो आपके लिक्विड में चेंज हो जाए। ये हो सकता है वो सॉलिड आप लेके चलें तो वो लिक्विड या गैस में चेंज हो जाए। तो इस तरीके से वहां पर स्टेट ऑफ चेंज भी देखा जा सकता है। तो जब भी केमिकल रिएक्शन होगी तो इनमें से कोई ना कोई फीचर वहां पे जरूर देखा जाएगा। या तो गैस का इवोल्यूशन होगा, या प्रेसिपिटेट का बनना होगा, या कलर में चेंज होगा, या टेम्परेचर में चेंज होगा, या स्टेट में चेंज होगा। तो कोई ना कोई सा फीचर जो है वहां पर जरूर देखा जाता है। अब ये नहीं सिर्फ इनमें से एक ही फीचर हो सकता है, कभी कभी दो दो तीन तीन फीचर भी एक साथ वहां पर देखे जा सकते हैं। अभी हमने फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट के बारे में वैभव जी कुछ बताया नहीं है, हमने सिर्फ अभी यहाँ पर पढ़ा है कि कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो केमिकल रिएक्शंस में देखे जा सकते हैं। ठीक है, अभी हमने इनकी डिटेलिंग पे नहीं गए, जब डिटेलिंग में जाएंगे तो आपको बताएंगे। तो अभी आपको सिर्फ बता रहे थे कि ऐसे कौन कौन से फीचर्स हैं जिनको देखकर हम पता लगा सकते हैं कि जो केमिकल रिएक्शन हुई वहां पर हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, ये सिर्फ वो बातें थे। अब हम एक एक करके इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे और हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स के दो दो एग्जाम्पल को यहाँ पर लेकर चलेंगे। पेपर में जब भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि भाई ये अगर कैरेक्टरिस्टिक है तो उसका एग्जाम्पल आपसे पूछा जाएगा, तो इसलिए आपको इनके जो एग्जाम्पल्स है ना, इनको अच्छी तरीके से आपको ध्यान से समझना चाहिए इनको। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो सम केमिकल रिएक्शंस आर, आर्यन जी आपको बता दें, हमने जब आपने लॉस किया होगा तो शायद हमने इसी टॉपिक से स्टार्ट किया था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया गया था ये कि कुछ केमिकल रिएक्शन इस तरीके से होती हैं कि वहां पर जो है कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जिनको आसानी से ऑब्जर्व किया जा सकता है, और इन्हीं फीचर की हेल्प से हम बता सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन वहां पर हुई है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शंस में ऐसे कुछ फीचर्स होते हैं जो आसानी से ऑब्जर्व किए जा सकते हैं। इन्हीं फीचर के बेसिस पर हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शंस वहाँ पर हो रही है या हुई है। ठीक है, तो उन्हीं फीचर्स का हमने यहाँ पर डिस्कशन किया था और ये 5 फीचर्स के बारे में हमने यहाँ पर बताया जो आपको स्क्रीन पर यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। अभी हम इसके डिटेलिंग पर नहीं गए थे, अभी हम इसको डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा इसमें फर्स्ट पॉइंट है इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। तो सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय द इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो कुछ केमिकल रिएक्शन इस तरीके से होते हैं जहाँ मतलब कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसी होती हैं जो गैस के इवोल्यूशन की वजह से कैरेक्टराइज की जाती हैं।
इट मीन्स वहाँ पर कोई ना कोई गैस इवॉल्व होते हैं और गैस के इवॉल्व होने की वजह से हम कहते हैं कि यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है. For example, when the zinc granules react with the dilute sulfuric acid, then bubbles of hydrogen gas are produced. तो जब भी जिंक ग्रेनुल्स का मतलब है जिंक मेटल के जो आपके छोटे छोटे पीसेस होते हैं, जब उनको रिएक्ट कराया जाता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, तो वहाँ पर हाइड्रोजन गैस के जो बबल्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं. तो इसलिए हम कह सकते हैं द केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज करेक्टराइज बाय द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस. तो जिंक ग्रेनुअल्स और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में जो रिएक्शन होती है वो हाइड्रोजन गैस के इवोल्यूशन की हेल्प से पहचानी जाती है. तो जब भी जिंक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन करते हैं तो वहाँ पर हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होता है और हाइड्रोजन गैस के बबल्स बनते हैं, जिसकी हेल्प से हम कह सकते हैं कि वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है. अब आपको यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है सिर्फ ये एग्जांपल, जो हम एग्जांपल आपको बता रहे हैं कि जिंक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन पर हाइड्रोजन गैस के बबल्स बनना या हाइड्रोजन गैस का प्रोड्यूस होना, ये शो करता है कि वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है. अब आपको कैसे पता चलेगा? सपोज़ कीजिएगा अगर ये एक्टिविटी आप करते हैं और आपको ये डाउट हो कि भाई हमें कैसे पता चलेगा कि वो गैस हाइड्रोजन है या नहीं है. चलो, गैस का प्रोड्यूस होना तो बबल्स से वो पता चल जाएगा कि हाँ भी बबल्स बन रहे हैं, दैट मीन्स वहाँ पे कोई ना कोई गैस प्रोड्यूस हो रही है. पर वो गैस हाइड्रोजन ही है, उसका हम कैसे पता लगा सकते हैं? तो आपको बताते हैं, हाइड्रोजन गैस का एक टेस्ट होता है. आप उस टेस्ट से पता लगा सकते हैं कि जो गैस है वो हाइड्रोजन है या नहीं है. वो टेस्ट ये होता है कि जब आप टेस्ट ट्यूब, मतलब जिस भी टेस्ट ट्यूब में आपने वो एक्सपेरिमेंट किया, यही वाला एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं कि जिंक को लेते हैं, फिर उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को मिलाते हैं, हाइड्रोजन गैस के बबल्स बनेंगे. जब वो गैस बाहर निकल कर आएगी तो इसकी ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम उस टेस्ट ट्यूब के माउथ पर, ठीक है, उसके मुंह पर हम एक बर्निंग कैंडल को लेकर चले जाएं, अगर हम टेस्ट ट्यूब के माउथ पर एक बर्निंग कैंडल को लेकर चले जाएं, तो बर्निंग कैंडल जो होती है, डैट मीन जलती हुई मोमबत्ती जो होती है, वो लिटिल एक्सप्लोजन के साथ में जलने लग जाती है. यानी छोटे छोटे जो एक्सप्लोजन करते हो वो जलने लग जाते हैं, पॉप 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 साउंड वो क्रिएट करने लग जाती है. तो जब भी हम एक टेस्ट ट्यूब जिसमें हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, उसके माउथ पर हम एक बर्निंग कैंडल को लेकर जाते हैं, तो वहाँ पर ये देखा जाता है जो कैंडल होती है वो लिटिल एक्सप्लोजन के साथ में जलने लग जाती है. डैट मीन्स वो पॉप पॉप साउंड जो प्रोड्यूस करने लग जाते हैं. इससे पता चल जाता है कि जो गैस वो प्रोड्यूस हो रही है वो हाइड्रोजन गैस है. तो ये हाइड्रोजन गैस का टेस्ट कुछ इस तरीके का होता है. एक और एग्जाम्पल देखिएगा यहाँ पर इवोल्यूशन ऑफ गैस का, वो ये है. The chemical reaction between sodium carbonate and dilute hydrochloric acid is characterized by the evolution of carbon dioxide gas. तो केमिकल रिएक्शन जो होती है सोडियम कार्बोनेट और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बीच में, तो उनकी के रिएक्शन पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इवोल्यूशन होता है. तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्योंकि वहाँ पर इवोल्यूशन हो रहा है, गैस प्रोड्यूस हो रही है, तो डेट्स हम कह सकते हैं कि वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है. ठीक है. द केमिकल रिएक्शन बिटवीन द सोडियम कार्बोनेट एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज करेक्टराइज्ड बाय द एक मिनट के लिए वेट कीजिएगा. हाँ जी. हेलो हाँ जी. भैया, नमस्ते. भैया मेरा ज्वाइन हो रहा. आप कौन बोल रहे हैं भैया? वेदांत. तो भाई जी आप मुझे मैसेज कर देते ना, ऐसे अगर आप फ़ोन करोगे तो क्लास में करा था. करा था. चलो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, मैं आपको लिंक जो है सेपरेटली एक बार सेंड करके देख लेता हूँ, ठीक है ना, फिर आप उसको ट्राई कर लेना. मैं आपके नंबर पर लिंक को सेंड कर देता हूँ, फिर आप उसको ट्राई कर लेना, ठीक है. यस. हाँ जी. तो बात चल रही थी हमारे सेकंड एग्जांपल की. तो ये एग्जांपल हमने आपको दो बताए यहाँ पर, इनको आपको ध्यान में रखना है. आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं अपने सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, जो कि है फॉर्मेशन ऑफ ए प्रेसिपिटेट. तो पहले आपको बता दें प्रेसिपिटेट होता क्या है. तो बिफोर वी गो फर्दर वी शुड नो द मीनिंग ऑफ द टर्म प्रेसिपिटेट. ए प्रेसिपिटेट इज़ अ सॉलिड प्रोडक्ट विच सेपरेट आउट फ्रॉम द सोल्यूशन ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन. तो बता रहे हैं कि एक प्रेसिपिटेट एक सॉलिड प्रोडक्ट होता है विच सेपरेट आउट फ्रॉम द सोल्यूशन, जो कि सोल्यूशन से सेपरेट हो जाता है किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान. तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है और केमिकल रिएक्शन के बाद एक प्रोडक्ट जो बनता है, वो प्रोडक्ट अगर सॉलिड हो और वो सॉल्यूशन में डिज़ोल्व ना हो,
ठीक है, सॉल्यूशन में वो डिसॉल्व नहीं होता हो, सॉल्यूशन से सेपरेट हो जाता हो, तो इस तरीके के सॉलिड को ही प्रेसिपिटेट बोला जाता है। तो किसी केमिकल रिएक्शन में रिएक्शन के बाद में अगर प्रोडक्ट एक सॉलिड बनता हो और वो सॉलिड सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं होता हो तो उसको ही प्रेसिपिटेट बोला जाता है। ए प्रेसिपिटेट कैन बी फॉर्म बाय द मिक्सिंग एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ रिएक्टेंट व्हेन वन ऑफ द प्रोडक्ट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। तो ये बता रहे हैं कि जो प्रेसिपिटेट है वो आपका ज़्यादातर तब बनता है जब दो एक्वस सॉल्यूशन आपस में रिएक्ट करते हैं। होता क्या है, उनमें से जो प्रोडक्ट बनता है वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता, डेट्स वाई वो सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं हो पाता और उससे वो सेपरेट हो जाता है। ए प्रेसिपिटेट कैन आल्सो बी फॉर्म बाय पासिंग ए गैस इनटू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस। अगर हम किसी सब्सटेंस के एक्वस सॉल्यूशन में हम गैस को पास करा देते हैं तो वहाँ पर भी प्रेसिपिटेट का बनना देखा जाता है। ठीक है, तो ये तो बात हुई आपके प्रेसिपिटेट के बारे में कि प्रेसिपिटेट होता क्या है। आगे देखिएगा अब कौन से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें प्रेसिपिटेट का बनना देखा जाता है, जिनको हम उसके आपसे पहचानते हैं। तो बता रहे फॉर्मेशन ऑफ ए प्रेसिपिटेट, द सम केमिकल रिएक्शंस आर करेक्टराइज बाय द फॉर्मेशन ऑफ ए प्रेसिपिटेट। तो कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसी होती हैं जो प्रेसिपिटेट के बनने की वजह से पहचानी जाती हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं द केमिकल रिएक्शन बिटवीन पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट इज करेक्टराइज बाय द फॉर्मेशन ऑफ ए येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड। तो जो केमिकल रिएक्शन होती है पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट के बीच में, वो करेक्टराइज होती है लेड आयोडाइड के येलो प्रेसिपिटेट के बनने की वजह से। ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट जब ये आपस में रिएक्शन करते हैं तो उनके रिएक्शन के बाद एक लेड आयोडाइड का जो है येलो प्रेसिपिटेट बनता है। तो इसकी वजह से हम कह सकते हैं क्योंकि वहाँ पर एक प्रेसिपिटेट बनना है तो डेट्स वाई ये वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब आपको बता दें क्लास 9th में भी आपने पढ़ा था एक्वस और नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो ऐसे सॉल्यूशन जिसमें हम वाटर को एज ए सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, जिसमें वाटर को एज ए सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है, डेट मीन्स वो जो सॉल्यूशन वाटर में बनाए जाते हैं उनको एक्वस सॉल्यूशन बोला जाता है। और ऐसे सॉल्यूशन जिसमें हम कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को यूज़ करते हैं सॉल्यूशन बनाने के लिए, उनको नॉन एक्वस बोला जाता है। तो एक्वस का मतलब ऐसे सॉल्यूशन जो वाटर में प्रिपेयर किए जाते हैं। ठीक है, तो ये पहला एग्जांपल था कि केमिकल रिएक्शन जो होती है पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट के बीच में, तो उनके रिएक्शन से लेड आयोडाइड का येलो प्रेसिपिटेट बनता है। तो डेट्स वाई हम कह सकते हैं कि वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है। दूसरे एग्जांपल की बात करें, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फ्यूरिक एसिड एंड बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज करेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ द वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। कि जब सल्फ्यूरिक एसिड और बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन के आपस में रिएक्शन होती है तो वहाँ पर बेरियम सल्फेट का एक वाइट प्रेसिपिटेट बनता है। तो इसकी वजह से भी हम कह सकते हैं कि वहाँ पर केमिकल रिएक्शन को आइडेंटिफाई किया जाता है। तो ये जो प्रेसिपिटेट होते हैं आपको बता दें सॉल्यूशन से जो है सेपरेट हो जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ये फिगर नज़र आ रही होगी, तो यहाँ पर लेड आयोडाइड का एक येलो प्रेसिपिटेट बन रहा है जो कि आपको दिख रहा होगा वो सॉल्यूशन से किस तरीके से सेपरेट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद थर्ड देखिएगा, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है इसमें चेंज इन कलर। तो सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय द चेंज इन कलर। तो कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो कलर में चेंज होने की वजह से आइडेंटिफाई की जाती हैं। ठीक है, कौन सी केमिकल रिएक्शंस हैं उनकी हम बात करते हैं। तो जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया गया, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सिट्रिक एसिड एंड पर्पल कलर्ड पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द चेंज इन कलर फ्रॉम पर्पल टू कलर्ड है। तो जब सिट्रिक एसिड की और पर्पल कलर्ड पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन की आपस में रिएक्शन होती है तो उनकी रिएक्शन से वहाँ पे कलर में चेंज होना देखा जाता है और जो कलर है वो पर्पल से कलरलेस हो जाता है। सिट्रिक एसिड और पर्पल कलर्ड पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो जो कलर है वो पर्पल से कलरलेस हो जाता है। अब क्योंकि वहाँ पे कलर चेंज हो गया, पर्पल से कलरलेस हो गया, तो डेट्स हम कह सकते हैं वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है या हुई है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल देखिएगा, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड द एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द चेंज इन कलर फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन। तो जो केमिकल रिएक्शन होती है सल्फर डाइऑक्साइड गैस के बीच में और सल्फर डाइऑक्साइड गैस और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन के बीच में, तो वहाँ पर भी कलर चेंज देखा जाता है। वहाँ पे जो कलर होता है वो ऑरेंज से ग्रीन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना सिर्फ आपको याद जो रखना है वो सिर्फ इन एग्जांपल्स को ध्यान में रखना है, बाकी अभी इसमें और भी कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको ये नई नई चीज़ें जो नए वर्ड यहाँ पे सुनाई दे होंगे, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट, आपको लग रहा होगा ये कहाँ से आ रही है, सभी केमिकल सब्सटेंसेज हैं। जैसे जैसे आप ये चैप्टर या इस बुक में आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको इन सब के बारे में पता चलता चला जाएगा। ठीक है, तो अभी सिर्फ आपको ध्यान में रखना है इनके एग्जाम्पल्स को, जो एग्जाम्पल आपको बताए जा रहे हैं। ठीक है, ये सब्सटेंस कहाँ से आए, इनका फॉर्मूला क्या होता है, इनको इक्वेशन में कैसे लिखेंगे, ये चीज़ें भी इस चैप्टर में आगे चल के हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्योंकि अभी हमारा टॉपिक चल रहा है केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शंस में इक्वेशंस को मेंशन नहीं किया जाता है।
इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट है इसमें चेंज इन टेम्परेचर। तो कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो टेम्परेचर में चेंज होने की वजह से आइडेंटिफाई की जाती हैं, तो उनको हम सीधा एग्जांपल लेते हैं उनका। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन क्विक लाइम एंड वाटर टू फॉर्म स्लेक्ड लाइम इज करेक्टराइज्ड बाय द चेंज इन टेम्परेचर। तो जब आपके क्विक लाइम और वाटर के बीच में रिएक्शन होती है तो वहाँ पर एक स्लेक्ड लाइम बनता है और वहाँ पर टेम्परेचर के अंदर चेंज देखा जाता है। ये क्विक लाइम आपको बता दें, ये क्विक लाइम डेट मीन्स जो वाइट वॉशिंग के लिए आप जो कली वगैरह इस्तेमाल करते हो वो क्विक लाइम ही होता है। और आपने देखा होगा जब आप कली में पानी वाटर को मिक्स करते हैं तो उनका जो मिक्सचर वहाँ पे बनता है तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, उसमें बबल्स बनने लग जाते हैं क्योंकि वहाँ पर एकदम से टेम्परेचर बहुत इंक्रीज़ हो जाता है, तो टेम्परेचर में वहाँ पे चेंज देखा जाता है। तो ये वही रिएक्शन यहाँ पे बताई गई है कि जो आपके क्विक लाइम और वाटर के बीच में जो रिएक्शन होती है उसकी वजह से स्लेक्ड लाइम बनता है और वो स्लेक्ड लाइम का इस्तेमाल हम वाइट वॉशिंग के लिए करते हैं, ये आपको बता दें। ठीक है, तो यहाँ पर इस केमिकल रिएक्शन में चेंज इन टेम्परेचर देखा जाता है क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर जो है एकदम से इंक्रीज़ हो जाता है। एक और एग्जांपल लिया गया है जिंक ग्रेनुल्स की और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की। ये एग्जांपल हमने पहले भी डिस्कस किया था। जब जिंक ग्रेनुल्स की और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन होती है तो वहाँ पर भी जो है चेंज इन टेम्परेचर देखा जाता है क्योंकि वहाँ पर भी हीट प्रोड्यूस हो जाती है। CaO, इसका फॉर्मूला CaO होता है भैया, ठीक है। CaO होता है कैल्शियम ऑक्साइड, आप गलत लिख रहे थे फॉर्मूले को। इसके बाद देखिएगा एक और यहाँ पे केमिकल रिएक्शन को डिस्कस किया गया है। The chemical reaction between barium hydroxide and ammonium chloride to form barium chloride, ammonia and water is characterized by the change in temperature which is fall in the temperature। ठीक है, कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसी होती हैं जैसे कि बेरियम क्लोराइड जब रिएक्शन करता है बेरियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्शन करता है अमोनियम क्लोराइड के साथ में तो वहाँ पर बेरियम क्लोराइड बनता है, अमोनिया बनता है और वाटर बनता है और साथ ही साथ वहाँ पे टेम्परेचर के अंदर भी चेंज देखा जाता है। लेकिन इस बार जो टेम्परेचर है वहाँ पर वो डिक्रीज़ हो जाता है, वहाँ पे टेम्परेचर के अंदर एक फॉल देखा जाता है जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट वहाँ पे बनते हैं वो आपके काफ़ी कोल्ड होते हैं, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर से। अब क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर के अंदर डिक्रीज़ हो गया, टेम्परेचर में चेंज हो गया, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन जो है वो इन्वॉल्व होती है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें लास्ट चेंज इन स्टेट। तो सम केमिकल रिएक्शन आर करेक्टराइज्ड बाय द चेंज इन स्टेट। तो कुछ केमिकल रिएक्शंस इस तरीके से होते हैं कि उनमें स्टेट में चेंज देखा जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं जब हम वैक्स को डेट मीन्स मोम को जो कैंडल में यूज़ करते हैं हम, जो वैक्स को बर्न किया जाता है तो जो वाटर और जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। अब क्योंकि वैक्स एक सॉलिड है, वाटर एक लिक्विड है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, तो इसका मतलब ये हो गया कि वैक्स को बर्न करने पर वहाँ पे स्टेट ऑफ चेंज देखा जाता है। एक सॉलिड सब्सटेंस जो होता है वो आपका लिक्विड और गैस में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शंस में स्टेट में चेंज भी हो सकता है और स्टेट में चेंज होने की वजह से जो है वहाँ पर केमिकल रिएक्शन जो है वो इन्वॉल्व हो रही है, ठीक है। तो ये आपके करैक्टरिस्टिक्स थे केमिकल रिएक्शंस के। तो इनकी हेल्प से हम ये बता सकते हैं कि कहीं पर भी जो केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अब आप इससे रिलेटेड अगर कुछ भी पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं।